So, hello students, this is our fourth lecture of chapter number 10, Light, Reflection and Refraction. So, in the previous lecture, I told you about the image properties. How can we identify image properties with the help of magnification, है ना? जो हमारा टाइटल है, हाउ कैन वी नो द इमेज प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड, सॉरी यहाँ पे मैग्निफिकेशन लिखना था, विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन, है ना? फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इज +3 एंड मैग्निफिकेशन इज -3. अब अगर हमें सिर्फ इतना ही दिया है कि मैग्निफिकेशन +3 है या मैग्निफिकेशन -3 है, तो इतनी सी वैल्यू से कैसे पता चलेगा कि इमेज कैसी होगी? सो देयर आर टू स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऑब्जर्व द साइन. मतलब आगे की साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पहले उसको देखो. हियर इफ द साइन इज पॉजिटिव दैट मीन्स योर इमेज इज इरेक्ट, एंड इफ साइन इज नेगेटिव दैट मीन्स योर इमेज इज इन्वर्टेड. तो पहले तो हमें साइन से ही पता चल गया कि पॉजिटिव है तो इमेज इरेक्ट ही होगी, नेगेटिव है तो इमेज इन्वर्टेड ही होगी. ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, ये साइन को ऑब्जर्व करना है. स्टेप नंबर 2, ऑब्जर्व द वैल्यू. मतलब साइन के जस्ट बाद जो वैल्यू है उसे देखो. हियर इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 देन द इमेज इज मैग्निफाइड, and if your value is smaller than 1 that means image is smaller than the object, that means image is diminished. ठीक है ना? तो दो चीज़ों से हमें इमेज की इतनी प्रॉपर्टीज पता चल जाएगी. तो पहली तो क्या है कि पॉजिटिव है तो इरेक्ट और नेगेटिव है तो इन्वर्टेड. फिर देखो वैल्यू, इफ योर वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 देन इमेज इज मैग्निफाइड, एंड इफ योर वैल्यू इज लेस देन 1 इमेज इज डिमिनिश्ड. ठीक है. Now let's have some example. Here in the example the magnification is +1.5. ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी इमेज प्रॉपर्टीज कैसी होगी. तो पॉजिटिव है मतलब कि इमेज जो है वो इरेक्ट है, एंड 1.5 इज ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स इट इज मैग्निफाइड. सो इमेज इज इरेक्ट एंड मैग्निफाइड. Magnification is -1.5. Negative sign means image is inverted and the value is greater than 1, that means it is a magnified. Now magnification is +0.5. So plus means image is erect, but 0.5 is smaller than 1, that means your image is diminished. So here the image is erect and diminished. And m is equal to -0.5. हियर इमेज इज इन्वर्टेड बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो वो इन्वर्टेड हो गया, और वैल्यू लेस देन 1 है सो इट इज डिमिनिश्ड. ठीक है. सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया हो कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इमेज प्रॉपर्टीज क्या क्या है. हम इतनी इमेज प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है. ये प्रॉपर्टीज हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू से पता कर सकते हैं. चलो, सो ये हमने लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था आपको. पेज नंबर 171 पे दो इंडेक्स क्वेश्चन थे. वो दो इंडेक्स क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए थे उसका सॉल्यूशन है. हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर. ठीक है. अब कॉन्वेक्स मिरर दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर मैंने ड्रॉ किया है. अब कॉन्वेक्स मिरर है तो पता है कि उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ वो सब कुछ राइट हैंड साइड आता है, तो ये सब वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना. सो फॉर कॉन्वेक्स मिरर आर इज ऑलवेज पॉजिटिव. हमें तो फाइंड करना है फोकल लेंथ. एफ इज इक्वल टू r/2 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. आर की वैल्यू हम रखेंगे 32 विच इज अ पॉजिटिव, डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा +16 सेंटीमीटर. सो ये हो गया आपका आंसर. सेकेंड क्वेश्चन, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज, है ना. अब देखो कॉन्केव मिरर में हमें मैग्निफाइड इमेज बोली है,
तो हमें कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि कॉनकेव मिरर कब कब मैग्नीफाइड देता है। तो कॉनकेव मिरर तो दोनों केस में मैग्नीफाइड देता है ना। पर यहाँ पे हमें रियल इमेज बोला है, रियल एंड मैग्नीफाइड, है ना। तो कॉनकेव मिरर में रियल इमेज कब मिलती है, जब इमेज मिरर की लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो इमेज जब मिरर के लेफ्ट हैंड साइड होती है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि मिरर इज कॉनकेव एंड इमेज इज रियल। तो कॉनकेव मिरर में रियल इमेज तभी मिलती है जब इमेज लेफ्ट हैंड साइड हो, दैट मीन्स इमेज इज इन्वर्टेड। अब इमेज इन्वर्टेड है तो ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन का साइन आएगा नेगेटिव। और यहाँ पे बोला है कि 3 टाइम्स, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन इज 3 बट इन्वर्टेड है सो माइनस, सो मैग्निफिकेशन इज -3। तो ऐसे हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। इसके लिए आपको कॉनकेव मिरर की इमेज प्रॉपर्टी सारी पता होनी चाहिए, है ना, कि कॉनकेव मिरर में लेफ्ट हैंड साइड जब इमेज मिलती है तो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पे रियल बोला है, यहाँ पे रियल बोला है तो ऑब्वियसली इन्वर्टेड ही होगी, एंड इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन में आगे माइनस सिंबल ही आएगा, जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया वैसे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे दिया है -10, हमें फाइंड क्या करना है, वेयर इज इमेज, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। सो m इज इक्वल टू -v/u फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन की वैल्यू रख दी -3, ये माइनस एज इट इज, और v की वैल्यू यहाँ पे जो हमें फाइंड करनी है, और u है हमारा -10, ये माइनस माइनस कट हो गया, सो v आएगा हमारा -30, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। If still you have any doubt in these 2 questions, you can ask me in the WhatsApp section. Next point. Next point is refraction of light. ठीक है, लाइट में रिफ्रैक्शन कब होता है और क्या होता है रिफ्रैक्शन। सो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है कि when light travels obliquely from one transparent medium to another, it gets bent. लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज अ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या है, बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो बेंडिंग के भी 2 टाइप होते हैं। ये पहला वाला, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको ऊपर वाला मीडियम रेयर दिया है और नीचे वाला मीडियम डेंस दिया है। जब लाइट रेयर मीडियम में से डेंस मीडियम में जाती है तो बेंड्स होती है टूवर्ड्स नॉर्मल। लेट्स सी, ये लाइट ये रेयर में से अब ट्रैवल करेगी डेंस में से, है ना। ये वाला केस हम स्टडी कर रहे हैं। हियर द लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंस, ठीक है। दिस डैश लाइन इंडिकेट्स द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ योर लाइट। तो ये तुम्हारी लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन है। नाउ सी आवर लाइट इज ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंस, और यहाँ पे लिखा है कि जब वो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है इट विल बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो ये हमारा हो गया नॉर्मल, है ना। तो हमारी जो लाइट है वो बेंड हुई टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये हो गया, ठीक है। टूवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड हो गए। नाउ सेकेंड केस, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, है ना। अब क्या होगा कि जब डेंस में से रेयर में जा रही है, तो मान लो कि अब ऊपर वाला डेंस है और नीचे वाला रेयर है, तो ये डेंस में से रेयर में ट्रैवल करेगा। ये हमारी ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है। तो डेंस में से रेयर में गया तो अब हमारी लाइट जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, देखा। सो स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों जो केस है वो 5 टाइम्स लिखने हैं, बिकॉज ये दोनों पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ ऑफ दिस 2 कंसेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों कंसेप्ट की लाइट जब रेयर में से डेंस में जाती है सो इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, एंड इफ इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंस टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये दोनों पॉइंट आपको 5 टाइम्स लिखने हैं, और एक एक टाइम दोनों की ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। सो ये आपका एक होमवर्क हो गया। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है।
एक पूरे ग्लास स्लैब में से लाइट कैसे ट्रैवल करती है। ठीक है, मान लो कि ये आपका ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये आपका इंसिडेंट लाइट, ये आपके लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन, आपने लाइट को ओरिजिनली ये डायरेक्शन में सेंड किया था। नाउ अब देखो, ये आपका नॉर्मल है। अब इनिशियली क्या होता है कि ये मान लो कि हमारा रेयर मीडियम है और ये डेंस मीडियम है, तो इनिशियली हमारी लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, रेयर टू डेंस में ट्रैवल कर रही है। तो हमें पता है कि जब लाइट रेयर टू डेंस जाती थी तो वो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होता था, है ना। तो यहाँ पे देखो लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है। अब वही लाइट आगे जा रही है और यहाँ पे डेंस टू रेयर जा रहा है। अब डेंस टू रेयर जब जाएगा तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, तो यहाँ पे देखो लाइट जो है वो नॉर्मल से अवे जा रही है। तो जब भी हमारा लाइट एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास होगा तो उसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे, एक रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा और एक रिफ्रैक्शन यहाँ होगा। दोनों रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज मैंने बता दी है। पहले केस में वो रेयर में से डेंस में ट्रैवल कर रहा है और अभी वो डेंस टू रेयर में ट्रैवल कर रहा है। So after the multiple refraction, your light will pass from here. अब ये जो लाइट है उसको हम बोलेंगे एमर्जेंट लाइट, एमर्जेंट रे। तो एमर्जेंट रे क्या होता है कि जब मल्टीपल रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जहां से बाहर निकलती है तब फाइनली जो लाइट बाहर निकलती है उसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। हियर the emergent ray is exactly parallel to the original direction, है ना। तो both the ray, आपकी लाइट रे की ओरिजिनल डायरेक्शन और emergent ray always parallel to each other होंगे, but it is here there is only a shift। बस आपकी लाइट ने, आपने जो लाइट को जो ओरिजिनल डायरेक्शन में ट्रैवल करने के लिए दिया था, मतलब ये जो आपकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी जहाँ पे आपने उसको सेंड किया था, और फाइनली जो लाइट बाहर आ रही है वो दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली पैरेलल होंगे पर थोड़ी सी शिफ्ट होगी, है ना। हमने एक्चुअली लाइट को भेजा था यहाँ पे बट बाहर वो निकली यहाँ से, तो इतना डिस्टेंस जो है वो आपका शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा इंसिडेंट एंगल है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है। ठीक है, ये आपको दोनों एंगल ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दिए। ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। अगेन ये यहाँ पे फाइनली जो रे बाहर निकला तो ये हमारा हो गया एमर्जेंट एंगल। और ये जो मैंने आपको बताया था कि लाइट थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई है तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके। नाउ आई होप कि आपको इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप सेक्शन। और ये कंसेप्ट आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ सकते हो, टेक्स्ट बुक में थोड़ा थियोरी बेस दिया है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल बेस तुमको एक्सप्लेन किया है। नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वन द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the interference of two transparent media at the point of incidence all lies in the same plane। ये पहला जो रूल है ना, ये रूल हमारे बिल्कुल रिफ्लेक्टेड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा ही है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये पहला रूल सेम था, इंसिडेंट रे, बस यहाँ पे फर्क ये एक वर्ड में आता था। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे है उसकी जगह उसमें था रिफ्लेक्टेड रे, बाकी सब कुछ सेम का सेम। ठीक है, दूसरा जो केस है वो अलग है। रिफ्लेक्शन के रूल में क्या था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल सेम थे। यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल अलग अलग हो जाएंगे। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था कि जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक होगा, पर रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल दोनों अलग अलग होते हैं। तो
अलग अलग होते हैं तो कितने होते हैं, तो उसके लिए रूल है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है और जितने एंगल पे रिफ्रैक्ट हुआ है, इन दोनों के साइन का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड रूल कि इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और इसी लॉ को हम बोलेंगे स्नेल्स लॉ। ठीक है, चलो नाउ सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हर मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, अब देखो, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है आपके मीडियम का, तो उसको हम डेंस मीडियम बोलेंगे, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसको हम रेयर मीडियम बोलेंगे। डेंस मीडियम में आपकी लाइट की बेंडिंग ज़्यादा होती है ना? जितना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, उतनी बेंडिंग प्रोसेस ज़्यादा होती है। हर मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि मीडियम का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, the absolute refractive index of a medium is the ratio of the speed of light in air or vacuum to the speed of light in that medium. For example, कि मुझे फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मुझे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, जिस किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला में हमें उसी मीडियम की लाइट की स्पीड डाल देनी है। मतलब कि मुझे अगर मान लो कि ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल। ठीक है, फॉर्मूला बनेगा n इज इक्वल टू सी बाई वी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, where n is a absolute refractive index, मीडियम का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c is a velocity of light and v is a light in that particular medium। ठीक है, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब कि n21, n21 को हम कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब ये हमारा रिलेटिव हो गया। हम सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं बट विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, इसमें पहले केस पे किसी के रिस्पेक्ट में नहीं होता मीडियम का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जबकि यहाँ पे सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो उसकी क्या फॉर्मूला बनती है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1, उसको हम फाइंड करेंगे v1 by v2 से, where v1 is a velocity of light in medium number 1 and v2 is a velocity of light in medium number 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये हो गया आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखो n21 की फॉर्मूला क्या होगी? v1 by v2। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टेक्स्ट बुक में थ्योरी बेस पे भी ज़्यादा दिया हुआ है, रेगुलर क्लास में हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले कंसेप्ट को और डिटेल में लेंगे जब हमारा रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगा तब। ठीक है, स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट तो आप पूछ सकते हो। होमवर्क, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 176 में 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इन बिटवीन आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 168 और 169, सॉरी, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 174 एंड 175 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट दिया हुआ है और दोनों लॉज दिए हुए हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लेना।
उसमें एक पूरा टेबल दिया हुआ है। टेबल में आपको सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं अलग अलग मीडियम के, है ना। जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, टेबल देखना आप, टेबल पेज नंबर 175 पे है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा डेंस है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा रेयर है। तो टेबल में देखो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होगा जो 2.42 है, और सबसे कम होगा एयर का जो है अप्रोक्सीमेटली 1। बाकी सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिए हुए हैं, आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस ये एयर का याद रखना है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो पेज नंबर 176 में 5 इंडेक्स क्वेश्चन दिए हैं, इसको सॉल्व करो, है ना। और उसका ये 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, ठीक है। सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप सेक्शन। थैंक यू।